हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे साथ है महेंद्र बिश भाई और हम बात करने वाले हैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट के बारे में, कनाडा के लिए स्पेशली। और अगर आपके स्पाउस हस्बैंड या वाइफ कनाडा में एज ए स्टूडेंट है तो उनको ओपन वर्क परमिट मिल सकता है और वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इससे बहुत हेल्प होती है, आपको लोन देने में हेल्प होगी क्योंकि आप कनाडा में वर्क कर पाएंगे। और शुरू करते हैं महेंद्र भाई के इंट्रोडक्शन से और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या प्रोसेस रहा। तो महेंद्र भाई, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच पवन भाई, मुझे चैनल में इनवाइट करने के लिए। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम महेंद्र सिंह बिष्ट है। मैं मुंबई से हूँ। बेसिकली मैं नेटिवली पिथौरागढ़ से हूँ, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से हूँ। और मेरी वाइफ यहाँ पर है स्टूडेंट परमिट पे। उनका जो कोर्स है दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग विद बिग डेटा। और उनका कॉलेज का नाम है लैम्पटन कॉलेज, नॉर्थ यॉर्क में। उनका जो स्टडी था, इनटेक था, वो सितंबर 2020 का इनटेक था। हमने 2 साल का कोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है, जिसके लिए हमें 3 साल का वर्क परमिट का एक्सटेंशन मिलेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोसेस क्या है ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना, और आपने खुद से किया, कंसल्टेंट की हेल्प लगी, और या कंसल्टेंट ने करा तो कंसल्टेंट ने कितने पैसे चार्ज किया आपसे? एक्चुअली मैंने कंसल्टेंट के थ्रू करा। ओके। कंसल्टेंट के थ्रू इसीलिए करा बिकॉज मेरी वाइफ का जो कॉलेज एडमिशन था वो उन्होंने ही किया था। तो उनके थ्रू ये सर्विस अवेलेबल थी जिसपे मुझे 50% ऑफ मिले चार्जेस पे। ओके। तो बेसिकली यस, तो बेसिकली क्या हुआ था कि ये जो कंसल्टेंट है, इन्होंने मेरी वाइफ का कॉलेज का एडमिशन कराया था। पूरा प्रोसेस इन्होंने ही कराया था। इसके बाद मेरी वाइफ का कॉलेज शुरू हो चुका था। एंड देन हम वेट कर रहे थे कि मेरी वाइफ का वीजा कब आएगा और वो कब वहां लैंड करेगी। हम इसीलिए वेट कर रहे थे बिकॉज अगर हम यहीं से साथ ही में अप्लाई करते थे तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स कम हो जाते। तो जैसे डॉक्यूमेंट्स एज इन लाइक जब आपका स्पाउस लैंड करता है कनाडा में तो उनके पास एक वैलिड स्टडी परमिट होता है। उसके बाद वो वहां से एडवोकेट के थ्रू या फिर लॉयर के थ्रू वो आपको स्पाउस इनविटेशन लेटर भेज सकते हैं। ये हो गई दूसरी चीज। और थर्ड चीज ये होता है कि आपका एक एड्रेस प्रूफ हो जाता है आपके स्पाउस का। तो ये 3 चीजें हैं, ये आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाती है, विच इज गुड फॉर योर एप्लीकेशन, स्पाउस ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन। इसीलिए हमने ये वे चुना। ओके, तो उससे सेकेंडली, ज़्यादा मतलब ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि स्पाउस वर्क यस, परमिट अप्रूव होने के, आई गेस। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा होता है कि ये जितना डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लो, जितना डॉक्यूमेंट्स आप आपके फाइल में अटैच करोगे, उतना आपके लिए एडवांटेज रहे। तो यही नाइस। सोच के हम लोगों ने लेटर ऑन जब वो लैंड करी उसके बाद हमने ये प्रोसेस शुरू किया। आई थिंक ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्योंकि साथ में अप्रूव मतलब आप इकट्ठे अप्लाई करोगे तो पहले तो आपकी मतलब स्पाउस का ही भरोसा नहीं कि वीज़ा उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर आपका बिल्कुल। तो वैसे लटक जाएगा। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो यार, यस। डॉक्यूमेंट के बारे में बताओ। आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो बताए कि एड्रेस प्रूफ हो जाएगा कनाडा का, और स्टूडेंट परमिट जो होता है या कॉलेज से लेटर होता है, और साथ में आपके अपने क्या डॉक्यूमेंट लगे और आपकी वाइफ के क्या डॉक्यूमेंट लगे? बिल्कुल, तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट से। हम्म। जैसे मेरी वाइफ का डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो लैंड करते हैं तो उनका एक स्टडी परमिट होता है जो उन्हें एयरपोर्ट पे मिलता है। सेकेंडली, आप एक लॉयर से स्पाउस इनविटेशन लेटर बना सकते हो और वो आपकी फाइल में अटैच कर सकते हो। हम्म। थर्ड, उनका जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, जो जहां पर वो स्टे कर रहे हैं उस चीज का, उनका जैसे एक हो गया स्टडी परमिट। हम्म। सेकंड हो गया उनका वीजा स्टैम्प पासपोर्ट, जो ओके। जिस पेज पे जिस उनका पे। स्टैम्प है वो। बिल्कुल। और उसके बाद में हमें एक रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप कैसे मिले एक दूसरे को, ओ। आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब स्टार्टिंग से, शुरुआत से, मतलब आप कैसे मिले। जैसे इन अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे सिचुएशन में ऐसा था कि हम सेम ऑफिस में काम करते थे। फिर हम एक दूसरे से फ्रेंडशिप हुई, फिर फ्रेंडशिप के बाद धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज हुए। एंड देन इट लाइक इट हाउ इट स्टार्टेड। राइट, राइट। मैंने भी अपनी स्पाउस वाला जो भी स्पाउस का जो पीआर करवाया है, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में भी थोड़े दिन पहले वीडियो डाला। तो उसमें भी ये सब चीज़ें देनी पड़ती है, आप कहाँ मिले, क्या मतलब किसने बिल्कुल आपकी बातचीत करवाई, मतलब काफ़ी डिटेल पूछते हैं, बिल्कुल क्या एसएमएस है, क्या फोटो है शादी की। तो वो बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। पेनफुल होता है बाद में ये सब करना। वो सबसे लेंदी हाँ, प्रोसेस था वही एक्चुअली। सबसे डिफिकल्ट लगा मुझे तो। यस यस यस।
तो जैसे आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट की अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होती है। और आप मेक श्योर करो कि जो जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो इट शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर, मतलब वो कहाँ मिले थे, किस जगह पे मिले थे, किस महीने में मिले थे, वो क्या लोकेशन था, हाउ डिड यू प्रपोज। तो वो सारा इंफॉर्मेशन, और ये आपके स्पाउस की तरफ से भी होगा और ये हमारी तरफ से भी होगा, मतलब मेरी तरफ से भी होगा। तो हम दोनों ने ये रिलेशन, क्या होता है कि ये आपको एक प्रूफ होता है कि आप एक समरी डाल रहे हो कि हाउ हाउ यू गाइस वो मेट एक्चुअली ईच अदर। जेन्युइन रिलेशनशिप के लिए बोलते हैं कि आपके फ्रॉड करके तो नहीं बुला रहे, तो ये सब चीजें बिल्कुल इसलिए डिटेल मांगते हैं। इवन आजकल तो भाई फेसबुक वगैरह जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वहां बिल्कुल तक की चेक करते हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे सिचुएशन में भी मांगा गया था कि जैसे फेसबुक के कुछ पोस्ट होते हैं, जब जब आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं, फॉर एग्जांपल आप हनीमून के लिए ट्रैवल कर रहे हो, या फिर कहीं आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो, वहां लंच के लिए गए हो या फिर डिनर के लिए गए हो, तो वो एक गेट टुगेदर होता है जो आपके फ्रेंड्स के साथ होता है, आपके फैमिली के साथ होता है। तो ये सारे जो फोटोज हैं ये भी आपको अटैच करने होंगे। उसके अलावा कॉलेज का जो लेटर होता है, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का जो ऑफर लेटर होता है वो जरूरी है। उसके बाद उनके बैंक स्टेटमेंट, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल जब वो जीआईसी का अकाउंट ओपन करते हैं तो लैंड करने के बाद उनको एक बैंक अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है। तो उसका भी आपको बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन हो ही, अगर नहीं भी हो तो एटलीस्ट आप वो स्टेटमेंट निकाल के आप वो अटैच कर सकते मतलब बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है राइट, कि हो। नहीं, बैलेंस बैलेंस की दिखाना स्पेसिफिक। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका ऑलरेडी जीआईसी में आपके पैसे हैं, $10,000 जो ऑलरेडी है, तो ये हो गया। उसके अलावा इतने ही है डॉक्यूमेंट्स जो उनके तरफ से लगेंगे। जैसे कॉलेज का यूनिवर्सिटी लेटर हो गया, ऑफर लेटर हो गया, और जैसे उनका अगर, हाँ, अगर आपके पास आपके स्पाउस ने सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको सेमेस्टर का जैसे ट्रांसक्रिप्ट मिलता है या फिर जो लेटर मिलता है जिसमें उनके रिजल्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। ओके, जितने ज्यादा मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो उतने बढ़िया यस, है। तो ये तो उतनी उनके हो बढ़िया। गए, आपके क्या डॉक्यूमेंट लगे? एक तो आपने रिलेशनशिप वाला लेटर फोटो दिया, तो आपके कुछ जॉब के या बिल्कुल। आपके एजुकेशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे या कुछ ऐसा? एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगे, बट हाँ, जैसे जहां पर मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ वहां पर अगर आप एचआर से लेटर ले सकते हो कि ये हमारे वहाँ जॉब करते हैं तो वो दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज मैंने वैसा नहीं दिया था, मैंने अपने कंपनी का आईडी प्रूफ दिया था, ओके। विच वाज सफिशिएंट। और उसके अलावा जैसे आपको पासपोर्ट डॉक्यूमेंट देना होता है, बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है आपका। और मेक श्योर करना कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो आप, जैसे यूजुअली क्या होता है वो लोकल लैंग्वेज में होता है, जैसे इन माय केस मैं मुंबई से था तो वो महाराष्ट्र, मतलब मराठी में मराठी होगा। में था। बिल्कुल। तो वो मुझे लॉयर के थ्रू ट्रांसलेट कराना पड़ा इंग्लिश में। तो वो आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ हो गया। और जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका आधार कार्ड जैसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट जो आपका बहुत ही जरूरी है, मैरिज सर्टिफिकेट। राइट। उसके अलावा वेडिंग इनविटेशन कार्ड। और जैसे कि आपने बोला चैट एंड कॉल हिस्ट्री जितनी ज्यादा हो, अब मुझे कहा था कंसल्टेंट ने कि लगभग 60 होने चाहिए, 60 सिक्सटी आपके। पेजेस। हाँ, 60 मतलब टोटल स्क्रीनशॉट जो हो वो ओके। टोटल, या 60 to 70 आपके चैट्स होने चाहिए व्हाट्सएप के, या फिर एसएमएस के चैट्स होने चाहिए, या फिर व्हाट्सएप का जो आप वीडियो कॉल करते हो या फिर वॉइस कॉल करते हो वो। और उसके अलावा फोटोग्राफ्स आपके होने चाहिए, जैसे आपने बोला आप जैसे एनिवर्सरी के लिए जा रहे हो तो फेसबुक का वो पोस्ट ले लो आप कि ट्रैवलिंग विद सो एंड सो फॉर, मतलब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। और उसके अलावा जैसे, हाँ, चैट का वेडिंग तो बिल। हाँ, चैट और वेडिंग बिल्स ये बहुत जरूरी है, जैसे कि आप गहने वगैरह बनाते हैं तो उसका अगर आपके पास बिल होगा वो। और जैसे आप बैंक्वेट हॉल या फिर लॉन में जैसे आप ये करते हो, आपका जो ओकेजन होता है, तो उसके अगर आपके पास बिल है विच इज गुड, मतलब वो ऐड करता है। जैसे आपने गहने बनाए हैं, कैटरर्स वाले का बिल हो गया, हॉल का बिल हो गया, तो ये सारा आपके पास बिल है, तो इसे ओके। जरूर यूज कीजिए, बिकॉज ये मतलब डेफिनेटली। मैंडेटरी नहीं है, मतलब इट विल हेल्प राइट, या ऐसा कुछ लिखा नहीं है ये कि ये बिल्स चाहिए ही चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है कि ये चाहिए, ओके। बट ये अगर होंगे तो तो आपका बढ़िया। वेटेज बढ़िया है, हाँ, मतलब वेटेज बढ़ेगा। उसके बाद में मैंने कहा कि जैसे रिलेशनशिप हिस्ट्री जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी डिस्कस करा वो,
हम्म। उसके अलावा किसी किसी में जैसे शगुन होता है, रोका सेरेमनी होती है, तो उसके फोटोज, प्री वेडिंग वाले फोटोज, आपके रिंग सेरेमनी वाले फोटोज, वेडिंग सेरेमनी वाले फोटो, उसके बाद पोस्ट वेडिंग भी, अगर जैसे आप हनीमून ट्रिप जाते हो, आप किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से मिलते हो, डिनर या फिर लंच पार्टी होती, तो उसके फोटोज। और उसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप करो तो बेटर है, नहीं करो तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने, इन इन माय सिचुएशन, मैंने अपफ्रंट मेडिकल करा लिया था, बिकॉज सिचुएशन ऐसी थी कि कोविड की वजह से अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहे थे आपको। हाँ यार, बहुत प्रॉब्लम थी मुझे, मैंने खुद सफर किया है। बिल्कुल बिल्कुल। पीसीसी और इसमें तो बड़ी दिक्कत, बायोमेट्रिक स्पेशली। भाई ब्लैक बायोमेट्रिक्स, ब्लैक यस। ब्लैक हो रहे थे सारे अपॉइंटमेंट। तो जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ कि हाँ, जैसे इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स आपको नोटरी कराने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके चाचा है या फिर मामा है, ताऊ जी है, मौसी है, तो उनका एक एफिडेविट लेटर बनाना पड़ता है कि हाँ, हमने महेंद्र की शादी अटेंड करी थी, और ये हिंदू रिचुअल्स के अनुसार इनकी शादी इस जगह पे हुई थी। वो जैसे हॉल का पूरा डिटेल्स हम्म। रहेगा कि कहाँ हुई थी। ये दो आपके लगेंगे, आपके रिलेटिव्स के लगेंगे, और दो आपके फ्रेंड्स के लगेंगे। ठीक है। अभी जैसे आपका कोई क्लोज फ्रेंड्स हो, तो उसको आप ले लो, या फिर दूसरे जो रिलेटिव्स के हैं, वो चाचा, मामा, मौसी, ताऊ जी, कजिन भाई हो, तो वैसे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते अच्छा। हो। ठीक है। ओके। फाइनेंशियल के बिल्कुल डॉक्यूमेंट लगा आपका कि आपको कुछ आपने बिल्कुल बिल्कुल। दिखाया? तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा था कि हमने जो फंड्स दिखाया था, वो प्रॉपर फंड्स जो दिखाया था, हमने 6.5 लाख दिखाए थे। और 1.5 लाख का जो फंड्स हमने दिखाया था, वो मेरे म्यूचुअल फंड्स के थे, बट वो रिडीम नहीं हुए थे। वो ओके। मैंने वैसे, हाँ। तो ऐसा था कि हमें जो बोला गया था कि आपको 6 to 8 लाख, 8 lakhs फंड्स दिखाना है। 6 to 8 lakhs अच्छा, एक शुड बी क्वेश्चन है सफिशिएंट। मेरे यहाँ पे, मतलब ये इज इट मैंडेटरी, मतलब इनके उसमें लिखा हुआ है कि यू शुड हैव दिस मच फंड, और ये आप अपनी तरफ से दिखा रहे हैं? क्योंकि जैसे नहीं पीआर की नहीं, एप्लीकेशन होती है, दे हैव स्पेसिफिक रेंज कि अगर आप सिंगल ट्वेल्व है थाउजेंड तो डॉलर यस यस। 12 13, अगर डबल ट्रिपल, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द पीपल, तो वो रेंज बिल्कुल बढ़ती बिल्कुल जाती है। तो ऐसी कोई बिल्कुल। रिक्वायरमेंट इसमें भी है क्या, नहीं नहीं स्पाउस नहीं, ओपन वर्क वो परमिट? करेक्ट करेक्ट, मैंने वो पीआर के टाइम में देखा था कि कितना आपको फंड्स लगते हैं। बट ऐसा कोई ये नहीं है, मतलब अगर आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा आपको ये नहीं है कि एक एक्स अमाउंट दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे 12,000 डॉलर दिखाने पड़ते हैं एक कैट। तो इसमें हमें ऐसा कुछ ये नहीं बताया था, बट मिनिमम इट शुड बी 10,000 डॉलर कैट, तो इतना ये होना ही मतलब चाहिए। ये गवर्नमेंट की, कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट में लिखा हुआ है या कंसल्टेंट ने बताया कि नहीं भाई नहीं नहीं, हमें इतना चाहिए? कंसल्टेंट ने बताया था, यस ओके ओके। कंसल्टेंट। यस, ऐसा ये कहीं लिखा नहीं हुआ है। बट हाँ, ये अगर आप नहीं, जब अच्छा है जब आप फाइल फाइनेंशियल, अप्लाई कर रहे हाँ, हो। क्योंकि दिखा सके, क्योंकि अगर आप कनाडा आओगे तो आपका भी तो खर्चा होगा। तो ये बिल्कुल अच्छा है बिल्कुल कि बिल्कुल दिखाने पड़ेगा कि भाई हम ओपन वर्क परमिट में हैं, और अगर हमें जॉब नहीं भी मिलेगी तो हम सस्टेन कर पाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि आपकी वाइफ तो जॉब कर नहीं रही है, वो तो स्टूडेंट वीजा में, राइट? स्टूडेंट वीजा पे, ऑफ तो कोर्स। ऑब्वियसली ये करेक्ट। मतलब बढ़िया है कि मनी दिखा सके अपनी। बिल्कुल गुड। बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको बोला, रिलेटिव्स के एफिडेविट, जैसे फ्रॉम फ्रॉम बोथ द एंड्स, मतलब वो आपके एंड से भी होना चाहिए और आपके वाइफ के एंड से भी होना चाहिए। जो आपकी पासपोर्ट वगैरह जो फोटो लगती हैं, वो भी लगी होगी वीजा के लिए, हाँ, वो वीजा के लिए दो जो फोटोज, नॉर्मल होती हैं? पासपोर्ट साइज फोटो, यस यस। ओके। तो महेंद्र भाई, एक बात बताइए कि आपका पूरा कितना टाइम लगा इसमें, जो आपकी टाइमलाइन है, तो अगर आप टाइमलाइन अपनी शेयर कर दें हमारे व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल। तो मेरा टाइमलाइन कुछ इस प्रकार है। जो मैंने फाइल अप्लाई करी थी, वो मेरी 7 अप्रैल की थी, और मेरा बायोमेट्रिक 8 को था। जो कि मेरे फाइल में जो मैंने अप्लाई किया था, मेरे एप्लीकेशन में मेरा जो बायोमेट्रिक था, वो 9 अप्रैल को अपडेट हो चुका था। फाइल 7 अप्रैल की है। उसके बाद मैंने वेट करा, क्योंकि मेरा मेडिकल अपडेट नहीं हुआ था। तो मेरा मेडिकल पास जो अपडेट हुआ, वो है 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर 2021। उसके बाद मेरा रिव्यू उसी दिन शुरू हुआ मेरा रिव्यू। तो रिव्यू स्टार्टेड ऑल्सो ऑन द सेम डे, विच इज 28 अक्टूबर 2021।
फाइनली जो मुझे पीपीआर का ईमेल आया है वो आया है 9 मार्च को 6:41 ओके। तो ये मेरा टाइमलाइन है। ओके ग्रेट। तो उसके बाद वीजा स्टैंपिंग वगैरह कितने टाइम में हो गया था आ, पीपीआर के बाद? उसके यस उसके बाद मैंने जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट के लिए जो ये करा था बंदे को, मतलब वीएफएस से जो जो अपना रेस करा होगा आपने? यस यस वीएफएस से जो रेस करा था वो मैंने 10th को किया था। और 11th को बंदा आया था कलेक्ट करने के लिए। और 21st को मेरा पासपोर्ट प्रिंट होके रिटर्न आ चुका था, मतलब 11 20 10 दिन। बस। सही है यार, काफी मतलब यस मुंबई में काफी फास्ट काम हो रहा है। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है लोग जानना चाह रहे होंगे कि भाई इमिग्रेशन ऑफिसर क्या पूछता है कनाडा में, कि ऐसा तो नहीं कि वापस भेज देता है, क्योंकि लोगों को बहुत डर लगता है कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे और क्या क्या करेंगे। तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या इमिग्रेशन क्वेश्चंस पूछे आपसे? बिल्कुल पवन भाई, ये तो जब भी मैंने लैंड करा कनाडा में तो मुझे भी यही डर था कि भाई इमिग्रेशन ऑफिसर्स क्या पूछेंगे। बिकॉज मैंने काफी सुना है कि वो मतलब उनके मूड के ऊपर होता है कि कैसे किस तरह के सवाल पूछते हैं वो। बट मेरा जो वीजा ऑफिसर था वो काफी कूल था। उसने मेरे से केवल 2 क्वेश्चंस पूछे। एक तो उसने ये पूछा कि आप क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने, जैसे कि मैं एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने उनको कहा कि मैं डीबीए हूँ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बाय प्रोफेशन। और उस उन्होंने मेरे को पूछा कि ये आपका वर्क परमिट है, तो मैंने कहा कि हाँ मैं अपना वर्क परमिट लेके आया हूँ। और उन्होंने पूछा कि अभी अभी आप क्या करोगे, तो मैंने कहा कि ऑब्वियसली मैं वर्क करूंगा। तो और दूसरी बात उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपका स्पाउस का क्या स्टेटस है। तो मैंने बताया कि मेरे जो स्पाउस है उनका अभी जो करंट स्टेटस है दैट इज शी इज ऑन स्टडी परमिट। तो ये 2-3 क्वेश्चन पूछा एंड ही वाज वेरी क्विक, तो उन्होंने मुझे स्टैम्प करके दे दिया। तो कोई फंड वंड कुछ 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 नहीं पूछा कि भाई फंड नहीं का नहीं नहीं, पर्चा कुछ दिखाओ, कुछ बैंक के डिटेल्स नहीं। स्टेटमेंट दिखाओ? ये नहीं नहीं नहीं, बढ़िया है, ऐसा कुछ मतलब नहीं। कुछ कुछ ऑफिसर्स होते हैं, मतलब सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, कुछ तो भाई बहुत टाइम लगा देते, और चलो। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर आप स्टूडेंट हो तो वो स्टूडेंट्स को ज्यादा डिटेल्स पूछते हैं। हाँ, थोड़ा स्टूडेंट यस। में फर्जीपना भी ज्यादा चलता है मुझे लग रहा है। तो यार अब नया क्वेश्चन लेते हैं और पूछते हैं कि यार कोई टिप्स हैं कि सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए? आपने बताया जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो है ही है, बिल्कुल। और एडिशनल कुछ अगर आप कुछ मतलब डू डोंट्स या ऐसा कुछ शेयर करना चाहें कि क्या करना चाहिए, कुछ स्पेशल कुछ टिप्स तो आप बताना चाहें तो। काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि जब हम फंड्स, मतलब जो हमें फंड्स दिखाने होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप फंड्स कहीं से ऑल ऑफ अ सडन लेके आप एक लमसम अमाउंट आपके अकाउंट में दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। अभी ये काफी गलत है। मतलब जो आपके फंड्स होने चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आपको पहली बात तो आपको स्टेटमेंट देना होता है, बरोबर। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार वो प्रिंट निकाल लो और दे दो आपको। हालांकि आपको दोनों चीजें दिखानी होती है, आपको स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ता है और आपको बैलेंस सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो आपका फंड हो वो पार्ट बाय पार्ट, जैसे इन इन माय सिचुएशन ये था कि मेरी सैलरी आ रही थी, तो वो मैंने सैलरी अकाउंट दिखाया था। तो वो पार्ट बाय पार्ट, जैसे मेरी मंथली सैलरी आ रही थी, मुझे पता था कि एक 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 सर्टेन टाइम के बाद वो अमाउंट मैच हो जाएगी, मतलब 6 साढ़े 6 लाख जो राइट भी है राइट। वो मैच हो जाती है। तो उसके बाद आप तब तक वेट करो। फिर अगर आप वही अकाउंट से दिखाना चाहते हो तो वो पूरा स्टेटमेंट निकालो उसका, और फिर बैलेंस सर्टिफिकेट निकालो और अटैच करो। ये हो ओके। गया फर्स्ट। सेकेंड थिंग मैं मुझे बोलूंगा कि अगर आपके पास फंड्स की कमी है तो सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप पेरेंट्स से बोरो कर सकते हो। ओके। आप पेरेंट्स से बोरो करके आपके अकाउंट में ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनाना होगा। मतलब आप पेरेंट्स से, यानी कि फादर से बोरो कर रहे हो या मॉम से बोरो कर रहे हो, तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनाओ जिसमें आपको मतलब आपके पेरेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा कि मैं अपनी मर्जी से ये फंड इसके अकाउंट में, मतलब बेटे या फिर बेटी है उसके अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, अगर वो फंड्स में ट्रांसफर भी कर रहा हूँ तो मेरी कैपेबिलिटी इतनी है कि मैं संभाल सकता हूँ खुद में। और मैं वापस नहीं लूंगा। हाँ, मैं वापस नहीं मेन पार्ट तो लूंगा। वही है, क्योंकि ये जो सेम प्रोसेस है पीआर पीआर को लेके, पीआर में पीआर में ये भी है। होता है। क्योंकि जो ओके फंड ओके। दिखाने पड़ते हैं, आप अपनी सेविंग्स दिखा सकते हो, और अगर बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई रिलेटिव पेरेंट्स से लो और एफिडेविट यस, बनाओ। बनाओ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज काफी लोगों का ऐसा मैंने देखा है ना, जैसे हाल फिलहाल में रिजेक्शंस भी देखे हैं जिन्होंने पेरेंट्स के अकाउंट से लिया था, बट ऐसा था कि वो शायद अफिडेविट ना हो उनके पास, उन्होंने वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया हो।
या फिर उनको, बिकॉज वीजा ऑफिसर चेक करेंगे कि मतलब जो भी है इमिग्रेशन वाले वो चेक करेंगे कि आपके फंड्स कैसे आ रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन आ रहे हैं तो उसका आप एक जेन्युइन रीजन दो कि ये फंड्स मुझे राइट। यहाँ से आए। इवन अगर आपके पेरेंट्स के भी आ रहे हैं तो उनके पास भी सेविंग होनी चाहिए, नहीं कि उन्होंने किसी और से बिल्कुल, बोरो कर लिया और आपको दे बोरो कर दिया। लिया। तो वो बिल्कुल सारी बिल्कुल। चेन होनी चाहिए आपके पास फाइनेंस की, कि टू मेक श्योर वीजा ऑफिसर को पूरा बताना पड़ेगा कि भाई हमारे जो यस यस। फंड्स हैं जेन्युइन है, हमारे पास ही रहेंगे, उधार उधार के पैसे नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एलओई जो होता है, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे भी आपको कुछ भी डाउट्स लग रहा है फाइनेंस या कुछ को भी लेके, तो आप एलओई में जरूर लिख दें, कि जिससे वीजा ऑफिसर बिल्कुल उसको देखे और समझ जाए कि आप क्या उन्हें समझाना चाह रहे हो और क्या है। इवन मेरे पीआर के लिए मैंने लिख दिया था, ये सारे जो फंड्स हैं मेरी सैलरी की जो सेविंग्स थी ये वहां से आ रहे हैं। तो वो सारा मतलब बिल्कुल। एलओई बिल्कुल एलओई बहुत हेल्प करता है इस केस में। बहुत हेल्प करता है, बिकॉज जितना आप क्लैरिटी रखोगे उतना आपके लिए भी बेटर है, और ऑफिसर्स के लिए भी बेस्ट है। मतलब उन्हें भी कोई ऐसा अगर डाउट आया तो वो पूछते हैं आपको, हालांकि, बट आप जितना क्लैरिटी रखोगे वो आपके लिए भी बेटर है और उनके लिए भी बेटर राइट राइट। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और महेंद्र भाई से अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पहले कमेंट करो और बताओ हमें, और हम कोशिश करेंगे कि सबका रिप्लाई करने की। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको ये वीडियो दिखाएं जिनको ज़रूरत है देखने की, अगर उन्हें कुछ भी डर लगता है कि भाई इमिग्रेशन में क्या होगा, स्पाउस वीजा में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और उनके संग शेयर है। करो। और हमारे पवन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ भाई, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। ये जरूर करना। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल।